हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। जब भी कम्युनिस्ट सरकार का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले नाम आता है रशिया और चाइना का। और इन देशों की सरकारें आज वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा थ्रेट नजर आती हैं। यहाँ का कम्युनिज्म दुनिया को खतरा लगता है, लेकिन यहाँ कम्युनिज्म आया कैसे? क्या यहाँ का कम्युनिज्म वैसा ही था जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया था, या फिर यहाँ का कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स के ख्यालों से दूर था? तो आज बात करेंगे सिर्फ रशिया की। वैसे रशिया में कम्युनिज्म की शुरुआत हुई थी 1917 के रिवॉल्यूशन के साथ। पॉलिटिकल थॉट के तौर पर कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म कब और कैसे अपनाया गया, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल था रशियन रिवॉल्यूशन। क्योंकि इससे पहले मार्क्सिज्म किसी देश की राजनीति में इस तरह नहीं उतरा था। सालों की वायलेंस और पॉलिटिकल लड़ाई के बाद 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो इस रिवॉल्यूशन ने कार्ल मार्क्स और एंगल्स के कम्युनिज्म को पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम के तौर पर अपनी जगह बनाने का रास्ता खोल दिया। इस रिवॉल्यूशन के बाद रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव हुए। इन बदलावों के साथ सोवियत यूनियन के तौर पर रशिया वर्ल्ड पावर बना और फिर कोल्ड वॉर एरा पूरी दुनिया ने देखा। रशिया में कम्युनिज्म थॉट्स को शुरू करने वाले व्लादिमीर लेनिन थे। लेनिन ने मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट्स को अपनाया, लेकिन रूस की सिचुएशन को देखते हुए उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। लेनिन के बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बात करेंगे रशिया के लोगों ने अपने राजा को क्यों हटाया और क्यों कम्युनिज्म अपनाया। वैसे कार्ल मार्क्स और कम्युनिज्म पर हमारा ये वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। कम लफ्जों में कहें तो 1917 का रिवॉल्यूशन रशिया की हिस्ट्री में वो वक्त था जब वहां सोशल और पॉलिटिकल चेंज आया। इस पीरियड के दौरान रशिया ने सोशलिस्ट गवर्नमेंट का आइडिया अडॉप्ट किया और मोनार्की का आइडिया, यानी राजा ही राज करेगा, उसका फैसला ही आखिरी फैसला है, इस थॉट को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रशियन रिवॉल्यूशन को 20th सेंचुरी के एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल इवेंट्स में से एक माना जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, लेकिन इसकी वजह है कई साल से तैयार हो रही थी। 19th सेंचुरी की शुरुआत में रशिया को यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाता था। दरअसल रशिया की 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन पेजेंट थी, यानी खेती करती थी। रशिया में अभी भी सर्फडम सिस्टम यानी फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा था। सर्फ का मतलब है लैंडलेस फार्मर्स, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं थी। दरअसल जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं थी या फिर जिनके पास ज़मीन थी भी, उन सभी को फ्यूडल लॉर्ड्स यानी सामंतों की इंस्ट्रक्शन पर काम करना होता था। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते थे, जबकि यूरोप के बाकी कंट्रीज में फ्यूडलिज्म काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। लेकिन रशिया में लंबे वक्त तक किसान फ्यूडलिज्म से परेशान रहे और फिर उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। इस सिस्टम को 1861 में एबॉलिश किया गया, लेकिन इसके हटने के बाद भी किसानों की हालत में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। दूसरी तरफ रशिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के काफ़ी बाद आया। वेस्टर्न यूरोप में 1750 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, जबकि रशिया में 1850 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रशिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसकी वजह थी कि रूस के शहर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अब लोग नौकरी के लिए गाँवों से शहर की तरफ आ रहे थे। बड़े लेवल पर माइग्रेशन हो रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग, जो उस वक्त रशिया की कैपिटल होती थी, वहां पर और मॉस्को जैसे शहरों की पॉपुलेशन डबल हो गई थी। इन सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ने से वर्कर्स की लिविंग कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। उन्हें गंदगी भरे हालातों में रहना पड़ रहा था। डेली लाइफ उनके लिए एक बड़ा स्ट्रगल बन गई। दूसरी तरफ रशिया में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज का था, जिनका ध्यान अपने प्रोडक्शन पर ज़्यादा था और उन्हें वर्कर्स की कंडीशन से कोई खास मतलब नहीं था। इसीलिए वर्कर्स को अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और लो वेजेस में काम करना पड़ रहा था। वो हफ्ते में 6 दिन और 12 घंटे से ज़्यादा अनसैनिटरी और अनसेफ कंडीशन में काम करते थे, जहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस और जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा था। 1904 से 1905 में हुई रशिया जापान वॉर के बाद रशिया में हुए हालातों ने भी लोगों को रिवॉल्यूशन करने के लिए मजबूर किया। इस वॉर में रशिया की हार हुई। मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा पहली बार था जब किसी यूरोपियन पावर को किसी एशियन कंट्री ने हराया था। इस हार के साथ सेंचुरी से चले आ रहे रशियन किंग जार के अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने का सपना भी टूट गया। इस वॉर में मिली हार से साबित हो गया कि अब रशिया के मिलिट्री पावर कमजोर हो रही है। इसलिए इसके बाद पूरी दुनिया में रशिया और जार निकोलस की पोजीशन भी वीक हो गई।
इस हार के बाद रशिया के लोग जार निकोलस की गवर्नमेंट के और खिलाफ हो गए। उन्हें लगा कि एक छोटे से देश से हारने की वजह और उनकी कंट्रीज में जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन लगातार खराब हो रही है, उन सब का रीजन जार निकोलस की पॉलिसीज और लीडरशिप का फेलियर है। लेकिन वर्कर्स शायद अभी भी ये सोच रहे थे कि उनका राजा उनकी कंडीशन से पूरी तरह से अवेयर नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स जार तक ये बात पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पिटीशन लेकर खुद राजा के पास जाएंगे। 22 जनवरी 1905 में अपनी मांगों को लेकर कई हजार वर्कर्स विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे। ये वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ थे, लेकिन जार के मिलिट्री ने इन वर्कर्स पर गोलियां चला दी। इस अटैक में कई सौ लोग मारे गए। गवर्नमेंट का कहना था कि इस इंसिडेंट में 96 लोग मारे गए, जबकि एंटी गवर्नमेंट सोर्सेज का मानना था कि इसमें 4000 लोग मारे गए। ये इंसिडेंट आने वाले वक्त में रशियन रिवॉल्यूशन की एक बड़ी वजह बन गया। अब जार के खिलाफ पूरे रशिया में प्रोटेस्ट होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। एक डेटा के मुताबिक 4,14,000 लोग काम छोड़कर जार के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। एक एस्टीमेट के मुताबिक 1905 से 1906 के बीच 15,000 वर्कर्स और किसानों को या तो फांसी दे दी गई या फिर गोली मार दी गई। 20,000 से ज्यादा घायल हुए। इन हालातों को देखकर अब रूस में एक नई तरह की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही थी, जिसे सोवियत कहा गया। ये वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की काउंसिल थी, लेकिन आगे चलकर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गई। पेजेंट यानी किसानों की भी सोवियत यूनियन बनी। इस काउंसिल ने रशियन रिवॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अपने खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट और लोगों के बढ़ते गुस्से को रोकने के लिए जार निकोलस ने एक डील करने के बारे में सोचा। निकोलस ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री प्रेस और एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी देता है। इसके जरिए डूमा यानी रशिया की फर्स्ट पार्लियामेंट भी बनाई गई। डूमा के मेंबर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे और उनके अप्रूवल के बिना कोई भी लॉ लागू नहीं की जा सकती थी। लोगों को लगा कि अच्छी बात है, अब उनके हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन अक्टूबर मैनिफेस्टो में किए अपने ही वादों से जार मुकर गया। दरअसल जार ने डूमा को अपनी तरीके से चलाया। इसमें एक रूल ये भी था कि किंग के पास डूमा को जब चाहे कैंसिल करने और नए इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करने की पावर थी। इसलिए शुरुआत में ही जार ने 2 बार डूमा यानी असेंबली को भंग कर दिया, क्योंकि वो उसकी ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज को एंडोर्स नहीं कर रही थी। रूल ये भी था कि डूमा के बिना कोई लॉ लागू नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली डूमा को भी स्टेट काउंसिल की भी परमिशन चाहिए होती थी। अब इस स्टेट काउंसिल में ज्यादातर जार निकोलस के भेजे हुए लोग होते थे जो उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। इसीलिए रशिया के लोगों की डेमोक्रेसी की ये उम्मीद भी टूट गई और पब्लिक की प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रही। वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया अलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन, फ्रांस और सर्बिया के सपोर्ट में उतरा। लेकिन पहले से इकोनॉमिक प्रेशर झेल रहे रूस के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में उतरना रशियन एम्पायर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस वॉर में रशिया का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। रशिया की आर्मी मॉडर्न वेपन से लैस जर्मन आर्मी के आगे बेहद कमजोर साबित हुई। इस वॉर में जितने रशियन सोल्जर्स मारे गए थे उतने पहले कभी किसी देश के सोल्जर्स नहीं मारे गए थे। किसी भी देश के लिए ये अब तक की सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज थी। वॉर शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही 3,90,000 रशियन सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके थे और 1 लाख से ज्यादा घायल थे। वर्ल्ड वॉर 1 में इस हार ने मिलिट्री को भी जार निकोलस के खिलाफ कर दिया और रशिया के लोगों के बीच इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज और भी बढ़ गई। यहाँ से रशिया में रिवॉल्यूशन की वजह लगातार बढ़ती गई, जिसमें से एक वजह थी रास्पुतिन नाम का शख्स। कहा जाता है कि इस शख्स का किंग की फैमिली पर काफी इन्फ्लुएंस था, इतना इन्फ्लुएंस कि राजा को भी इसकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं कि रास्पुतिन एक मॉन्क था, एक मिस्टिक था। तो फिर इसका रशिया के पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेरेंस क्यों था? इसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी।